दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा और उसके स्रोत, ठीक है, और इसके प्रकार को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा है क्या? ऊर्जा किसी भी राष्ट्र के विकास का मूल तत्व है। इसे उद्योग जगत की रीढ़ भी कहा जाता है। हाल के दिनों में बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। भारत भी इससे लगातार प्रभावित हो रहा है। लगातार बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के कारण ऊर्जा संकट और भी गहरा गया है। तो ऊर्जा के प्रकार को देखें तो एक तो है गैर नवीकरणीय, ठीक है, जिसे हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, और दूसरा है नवीकरणीय यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गैर नवीकरणीय यानी कि पारंपरिक स्रोतों के बारे में देखें तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे हैं जिन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता है या बनने में बहुत लंबा समय लगता है। वे सीमित हैं और उनमें क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन, साथ ही डामर, बायो एस्फाल्ट, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक गैसें जैसे मीठी और खट्टी गैसें शामिल हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। यहाँ दी गई है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कोयला दिया है। तो कोयला क्या है? एक ठोस जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों में प्राचीन पौधों से बनता था। इसका मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है जिनके लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। तो कोयला हुआ। पेट्रोलियम देखें तो यह तरल जीवाश्म ईंधन जिसे कच्चे तेल के रूप में भी जाना जाता है, व्यापक रूप से गैसोलीन और डीजल जैसे परिवहन ईंधन के लिए और रसायन और प्लास्टिक के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखें एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक उपोत्पाद है, ठीक है, और व्यापक रूप से हीटिंग उपकरणों, खाना पकाने के उपकरणों और वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है देखें पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी। पीएनजी मुख्य रूप से मीथेन होती है जिसमें थोड़ी मात्रा जो है अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। इसे मुख्य रूप से घरेलू खाना पकाने और हीटिंग के साथ साथ विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए प्राकृतिक गैसों की मांग को पूरा करने के लिए माइल्ड स्टील, ठीक है, यानी कि एमएस और पॉलीएथिलीन यानी कि पी पाइप के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। तो ये पीएनजी हमने देखा। इसके बाद सीएनजी को देखें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी क्या है? मीथेन है जिसे उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों में गैसोलीन और डीजल के स्वच्छ विकल्प के रूप में किया जाता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस को देखें यानी कि एलएनजी। तो एलएनजी प्राकृतिक गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक जो है वो मीथेन है। इसमें प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैर हाइड्रोकार्बन गैसें भी कम मात्रा में होती है, जिसे भंडारण और परिवहन में आसानी के लिए ठंडा करके तरल अवस्था में लाया जाता है। इसका उपयोग हीटिंग, कुकिंग और ट्रकों और जहाज़ों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। अब हम देखें खट्टी और मीठी गैसें क्या है। ये प्राकृतिक गैसों के प्रकार है। मीठी गैस में सल्फर की मात्रा कम होती है जिससे यह कम संक्षारक और अधिक पर्यावरण के अनुकूल होती है, जबकि खट्टी गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है और इसे उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए अधिक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक देखा गैर नवीकरणीय यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है क्या, इसका परिचय पहले देखें। तो नवीकरणीय या यूँ कहें कि गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विविध और टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इनके रूपों में सौर, पवन, भूतापीय, जल विद्युत और महासागरीय ऊर्जा, जिसमें महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी कि OTEC और ज्वारीय ऊर्जा शामिल है, ठीक है। तो बायोमास ऊर्जा, ठीक है, या बायोफ्यूल कहें, और तरंग ऊर्जा शामिल है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये ऊर्जा स्रोत हैं गैर
पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के लिए। तो इनमें से प्रत्येक स्रोत की विशिष्ट विशेषताएं और प्रकार होते हैं। ठीक है, तो COP26 में प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। ये गैर जीवाश्म क्या है? गैर जीवाश्म का मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवीकरणीय। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2025 के अनुसार। ठीक है, तो ये नवीनतम आंकड़ा है। इसके अनुसार भारत जो है वह एक बड़ा देश है जो नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके विभिन्न जो प्रकार हैं उसे देखें। तो नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न प्रकार को देखें तो इसमें सबसे पहला है सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा तकनीक के माध्यम से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य या तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम का एक बड़ा अणु बनाता है। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे अनियंत्रित अभिक्रिया भी कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी तकनीकें हैं? तो सबसे पहला है सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है, सूर्य की किरणों जिन्हें फोटोन कहा जाता है को सौर प्लेट के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। इस अवशोषण को सिलिकॉन और फास्फोरस से बनी परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसे आमतौर पर एन टाइप कहा जाता है, एन टाइप। इसके बाद इसे सिलिकॉन और बोरॉन से बनी परत द्वारा परावर्तित किया जाता है, जिसे पी टाइप कहा जाता है, जहां सौर ऊर्जा को पीएन द्वारा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित या यूं कहे कि परावर्तित किया जाता है। ठीक है, सौर फोटोवोल्टिक का उपयोग जो है सोलर रूफटॉप जो हम लोग देखते हैं जिसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो ये फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी जो हम लोग देखते हैं सोलर लाइट का इस्तेमाल जो होता है वहाँ पर इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र को जो बताया गया था। आगे देखते हैं सौर फोटोवोल्टिक सौर थर्मल सांद्रता। ठीक है, ये अलग तकनीक है। यह एक ऐसी तकनीक है जो सूर्य के प्रकाश को एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित करके गर्मी पैदा करता है। इस गर्मी का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाएं और घरेलू उपयोग। कई प्रकार के सौर थर्मल सांद्रता होते हैं जिनमें शामिल है जैसे कि पहला पैराबोलिक दर्पण। ठीक है, ये दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं जिसे रिसीवर कहा जाता है। रिसीवर में एक तरल पदार्थ होता है जो गर्म होता है और भाप बनता है। भाप का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक ये हुआ। उसके बाद है हेलियोस्टेट। ठीक है, ये भी दर्पण है। ये दर्पण क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एक केंद्रीय रिसीवर पर केंद्रित करता है। हेलियोस्टेट का उपयोग बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है डिश सांद्रता। ये दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक छोटे से रिसीवर पर केंद्रित करता है। डिश सांद्रता का उपयोग छोटे पैमाने पर बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो हम लोगों ने जो सौर ऊर्जा है इसे दो तकनीकों के आधार पर देखा। एक तो सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी जिसमें हम सोलर लाइट जो डायरेक्ट बैटरी में हम लोग इसको स्टोर करते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा सौर फोटोवोल्टिक सौर थर्मल सांद्रता जिसमें दर्पण की सहायता से सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करते हैं और केंद्रित करने के पश्चात हम लोग उससे इसका उपयोग करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ें और पवन ऊर्जा को देखते हैं। पवन टरबाइनों का उपयोग करके हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा में क्या होता है कि टरबाइन का उपयोग होता है। पवन चक्की चलती है और उस चक्की की सहायता से टरबाइन चलती है और उस टरबाइन के चलने से बिजली पैदा होती है। तो इस प्रकार की तकनीक है। वर्तमान क्षमता और विकास को देखें तो स्थापित क्षमता में देखें जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता
51.3 गीगावाट थी। ठीक है, वर्ष 2030 का लक्ष्य जो है वह 140 गीगावाट है, जो इसे पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश जो है वो बनाती है। अब उपस्थिति के क्षेत्र को देखें तो भौगोलिक प्रसार, प्रमुख पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं, जिनमें अनुकूल पवन परिस्थितियां होती है। ठीक है, पवन पार्क को देख ले। ये क्या है कि भारत ने कई बड़े पवन पार्क विकसित किए हैं। उदाहरणों में जैसलमेर पवन पार्क, इसमें कि 1064 मेगावाट तक जो है वह ये जो है क्या कहते हैं ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसके बाद है मुप्पंडल पवन फार्म, 1500 मेगावाट जो है ये पवन पार्क जो है इस तरह से, यानी कि कौन कौन से पवन पार्क हमने देखा, जैसलमेर पवन पार्क और मुप्पंडल पवन फार्म। तो हमने पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा और भारत की स्थिति क्या है इसमें उसे भी देखा। अब देख लेते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की प्राकृतिक गर्मी से प्राप्त होती है। आमतौर पर ज्वालामुखी या टेक्टोनिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में यह होता है। ठीक है, इसके गुण को देखें, यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। वर्तमान क्षमता और संभावित स्थापित क्षमता को देखें तो 2025 तक भारत में अभी तक भूतापीय ऊर्जा से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू नहीं किया है। हालांकि क्षमता व्यापक है। लद्दाख की पूगा घाटी में वर्तमान में क्षेत्र में खोज चल रही है। भारत अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी स्थलों की खोज कर रहा है। ठीक है, और संभावित क्षमता की बात करें तो अनुमान बताते हैं कि भारत में लगभग 10 गीगावाट भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है, उपस्थिति के क्षेत्र देखें तो भूतापीय स्थल भारत के कई भूतापीय क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें हिमालयी क्षेत्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय हैं। गर्म झरने, देश भर में लगभग 340 पहचाने गए भूतापीय गर्म झरने हैं, जिसमें से अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो ये भूतापीय ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि ये स्कोप अधिक है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तकनीक अभी उस तरह से विकसित नहीं हुई है, अभी खोज चल रही है। लेकिन अगर यह खोज हो जाती है तो आप यह माने कि यह सदी की सर्वश्रेष्ठ खोज होगी। इसके बाद देखें तो महासागरीय ऊर्जा, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ। खोज तो हो ही गई है, लेकिन इसका उपयोग करने से भारत में अगर सदी में अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ बातें हुई है उसमें से एक मानी जाएगी। खैर, महासागरीय ऊर्जा, तो महासागरीय ऊर्जा में महासागर से ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न तकनीकें शामिल हैं, जिसमें थर्मल ग्रेडियंट, ज्वार और लहरें शामिल हैं। इसके गुण को देखें तो महासागरीय ऊर्जा एक विशाल, काफ़ी हद तक अप्रयुक्त नवीकरणीय संसाधन है, जो तटीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। वर्तमान क्षमता और संभावित चीज़ों के बारे में देखें तो स्थापित क्षमता 2025 तक भारत ने महासागर ऊर्जा में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्षमता का एहसास नहीं किया है। ठीक है, संभावित क्षमता की बात करें तो भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा सहित लगभग 54 गीगावाट महासागरीय ऊर्जा की सैद्धांतिक क्षमता होने का अनुमान है। ठीक है, और उपस्थिति की बात करें तो संभावित स्थल में कच्छ की घाटी और खंभात की खाड़ी को ज्वारीय ऊर्जा के लिए संभावित स्थलों के रूप में पहचाना गया है। भारत की लंबी तटरेखा तरंग ऊर्जा और OTEC के लिए कई स्थान जो है प्रदान करती है। तो ये महासागरीय ऊर्जा की बात हुई, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो हमने देखा महासागरीय ऊर्जा के विषय में, भूतापीय ऊर्जा के विषय में, पवन ऊर्जा के विषय में देखा, सौर ऊर्जा के विषय में भी हम लोगों ने बात की। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन ईंधन के बारे में। ठीक है, तो क्या है इसे देखें तो यह एक क्या है, बहुमुखी और स्वच्छ प्रकार की ऊर्जा है, जिसमें एक अस्थायी और कम कार्बन ऊर्जा भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। इसे इसकी उत्पादन विधियों और स्रोतों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 मुख्य प्रकार क्या है वो देखें तो हाइड्रोजन के प्रकार में देखें तो एक है यहाँ पर दिया गया ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है,
ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन और तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और ये तीनों क्या है इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसे देखिए ग्रे हाइड्रोजन क्या है। तो उत्पादन विधि में देखिए ग्रे हाइड्रोजन भाप मीथेन रिफॉर्मिंग, ठीक है, यानी कि SMR नामक एक प्रक्रिया या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली अन्य विधियों के माध्यम से उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये उत्पादन की विधि है। इसका पर्यावरणीय प्रभाव देखें तो यह विधि कार्बन डाइऑक्साइड को उपोत्पाद के रूप में छोड़ती है, जिससे ग्रे हाइड्रोजन अन्य प्रकारों की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूल हो जाता है। ठीक है, और उपयोग इसका देखें तो ग्रे हाइड्रोजन ऐतिहासिक रूप से उत्पादित हाइड्रोजन का सबसे आम प्रकार रहा है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव के कारण स्वच्छ विकल्पों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, उत्पादन विधि इसका देखें ब्लू हाइड्रोजन का, तो ब्लू हाइड्रोजन भी भाप मीथेन रिफॉर्मिंग यानी कि SMR या जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली अन्य विधियों के माध्यम से उत्पादित होता है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीकों का उपयोग करके कैप्चर और संग्रहित किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव देखें, हालांकि यह अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। CCS के एकीकरण से कार्बन फुटप्रिंट जो है इसका कम हो जाता है, जिससे ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में एक स्वच्छ विकल्प बन जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग देखें तो ब्लू हाइड्रोजन को पूरी तरह से नवीकरणीय हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के राह पर एक संक्रमणकालीन विकल्प जो है माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। यह क्या है, इसके उत्पादन की विधि क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होता है, जिसमें क्या है कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। तो देखिए इसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन जो है यह क्यों है अभी आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए ग्रे हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन में जो क्या कहते हैं किस ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल होता है, तो वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल होता है। और जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल होता है, जैसे सौर, पवन, जल विद्युत, ये सभी। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किए बिना उत्पादित होता है, जिससे यह कार्बन तटस्थ या कम कार्बन का भविष्य प्राप्त करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। इसका उपयोग देखिए ग्रीन हाइड्रोजन को परिवहन, उद्योग और ऊर्जा भंडारण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक अस्थायी और दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो हमने ये इस हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन ईंधन के बारे में। अब हम लोग देखें कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है, यानी कि NGHM राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हरित हाइड्रोजन को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जो कार्बन उत्सर्जन को काफ़ी कम कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो भारत को हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता जो है बनाना इसका उद्देश्य है इस मिशन का। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन और आयात पर निर्भरता कम करना। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है इसका समर्थन करना है। ठीक है, नए आर्थिक अवसर, रोजगार और निर्यात बाजार जो है सृजित करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य को देखें तो 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाने का लक्ष्य है। इसके बाद है हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास करना एक लक्ष्य और है। प्रति वर्ष 50 MMT, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी इससे, यह भी एक लक्ष्य के रूप में है। और 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा
ये भी लक्ष्य है। तो इस प्रकार से हमने ये 3-4 लक्ष्य जो है देखे। तो अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात की और हाइड्रोजन जो ईंधन है इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जैव ईंधन, बायोमास और बायोगैस। ठीक है, तो जैव ईंधन क्या है? तो जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पौधों, शैवाल और अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग जो है परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है। इथेनॉल और बायोडीजल जैसे बायोफ्यूल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और गैर नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने में सहायता करते हैं। ठीक है, जिससे एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा मिलता है। बायोफ्यूल के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे कि इथेनॉल, ठीक है, बायोडीजल, बायोगैस, बायोइथेनॉल, शैवाल बायोफ्यूल, बायोबुटानॉल और लकड़ी एवं छर्रों का ईंधन। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैव ईंधन की पीढ़ियाँ क्या क्या है। ठीक है, तो किस प्रकार से चरण दर चरण जो है इसमें विकास हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, पीढ़ी 1 में देखें तो खाद्य फसलों से प्राप्त होता था, गेहूं जैसे फसलों का प्रयोग होता था। गन्ना, सोयाबीन आदि जैसी फसलें उन्हें जैव ईंधन में बदलने के लिए फर्मेंटेशन किया था, माने किण्वन या हाइड्रोलिसिस जैसी जैव रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। खाद्य बनाम ईंधन बहस के लिए जिम्मेदार है। तो ये पीढ़ी 1 का जैव ईंधन है, समझे। पीढ़ी 2 में जब जाएंगे तो इसमें क्या है, गैर खाद्य फसलों से उत्पादित। देखिए, यहाँ अगर खाद्य फसलों से अगर प्राप्त हो रहा है तो समस्या यह भी है, एक तो खाने की कमी और दूसरा ईंधन की आवश्यकता। तो इसमें यही बात लिखा है, यहाँ पर एक बहस छिड़ जाता है। लेकिन अब एक स्टेप आगे हम लोग बढ़े और उसमें क्या है, गैर खाद्य फसलों से उत्पादित। तो लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास जैसे कि लकड़ी, कृषि अवशेष, वानिकी अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट आदि का प्रयोग इसमें किया गया। जैव ईंधन को संश्लेषित करने के लिए जैव रासायनिक और या थर्मोकेमिकल विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बायोमास से तरल ईंधन अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बायोमास से तरल ईंधन अवधारणा का उपयोग किया जाता है। तो ये पीढ़ी दो की चीज़ें थी, जैव ईंधन थी। अब पीढ़ी 3 में आते हैं तो शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीवों से ये प्राप्त होना शुरू हुआ। खेती योग्य भूमि की आवश्यकता इसमें नहीं है। अन्य सभी स्रोतों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला फीड स्टॉक है ये। जैव रासायनिक और या थर्मोकेमिकल विधियों का उपयोग किया जाता है इसमें। व्यापक डाउन स्ट्रीम प्रसंस्करण जैसे कि जल निकासी की आवश्यकता होती है इसमें। अब पीढ़ी 4 में देखें तो तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का विस्तार है। ये जो तीसरी पीढ़ी है इसी का विस्तार यहाँ देखा गया। तो शैवाल को आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से संशोधित किया जाता है ताकि गुणों और सेल्युलर चयापचय को बदला जा सके। उच्च लिपिड युक्त शैवाल के साथ उच्च उपज, अधिक CO2 कैप्चर क्षमता, ठीक है, उच्च उत्पादन दर, उच्च प्रारंभिक निवेश, लेकिन लंबे समय में यह किफ़ायती हो सकता है। तो ये जैव ईंधन की पीढ़ियों को हमने देखा, 4 पीढ़ियों को हमने देखा। अब ये देखें कि बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन के अनुप्रयोग क्या है। तो जैव ईंधन का अनुप्रयोग देखें तो इसमें इस चार्ट में देखें तो परिवहन, बिजली उत्पादन, ठीक है, गर्म करना, माने किसी फैक्ट्रियों में इस सब का इस्तेमाल होता है। उद्योग, विमानन, कृषि, समुद्री परिवहन, ये सभी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले परिवहन में। तो इथेनॉल का उपयोग वाहनों में गैसोलीन यूज या विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल कारों, ट्रकों और बसों में पारंपरिक डीजल ईंधन की जगह लेता है या उसके साथ मिश्रित होता है। ठीक है, बायोबुटानॉल गैसोलीन के विकल्प के रूप में कार्य करता है जो उच्च ऊर्जा सामग्री जो है वो प्रदान करता है। तो ये परिवहन में इसका इस्तेमाल होगा। बिजली उत्पादन में देखें तो बायोगैस का उपयोग बिजली संयंत्रों में कृषि अवशेषों या लैंडफिल जैसे कार्बनिक कचरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बायोमास देखें, बायोमास को बिजली संयंत्रों में गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है। ठीक है, हीटिंग के रूप में देखें तो लकड़ी के छर्रों और अन्य ठोस बायोफ्यूल का उपयोग स्टोव, बॉयलर और घरेलू हीटिंग सिस्टम में किया जाता है। बायोगैस का उपयोग घरों या उद्योगों में हीटिंग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, उद्योगों की बात करें तो बायोफ्यूल औद्योगिक प्रक्रियाओं को गर्मी और बिजली प्रदान
करते हैं एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं। बायोफ्यूल का उपयोग जो है वह निर्माण में किया जा सकता है, विशेष रूप से उन उद्योगों में जिन्हें उच्च गर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उड्डयन में इसका इस्तेमाल होता है। बायोजेट इंजन जो शैवाल और पौधों के तेल जैसे नवीकरणीय स्रोत से बनाए जाते हैं, विमानों में उपयोग के लिए विकसित किए जा रहे हैं, जिससे विमानन के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। ठीक है, कृषि को देखें तो बायोगैस और बायोडीजल जैसे बायोफ्यूल का उपयोग कृषि मशीनरी को चलाने के लिए किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम आधारित ईंधन पर निर्भरता जो है वो कम होती है। ठीक है, समुद्री परिवहन में देखें तो बायोडीजल और बायोएथेनॉल का परीक्षण और उपयोग समुद्री जहाज में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में किया जा रहा है, जिससे शिपिंग में उत्सर्जन कम हो रहा है। ठीक है, बायोफ्यूल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और कई क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि बायोफ्यूल का महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व तो काफ़ी है। इसे देखें तो इसमें कुशल ईंधन है। यह बायोफ्यूल नवीकरणीय संसाधनों से बनाया जाता है और जीवाश्म डीजल की तुलना में क्या है, अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील होता है। इसमें काफ़ी बेहतर स्नेहन गुण होता है। यह मानक डीजल की तुलना में कम हानिकारक कार्बन उत्सर्जन का कारण बनता है। बायोफ्यूल का निर्माण विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से किया जा सकता है। उनका उपयोग करने की समग्र लागत लाभ बहुत अधिक है। ठीक है, वाहनों के इंजन का स्थायित्व भी बढ़ता है। बायोफ्यूल वर्तमान इंजन डिजाइनों के अनुकूल होते हैं और अधिकांश स्थितियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें उच्च सीटोन और बेहतर स्नेहन गुण होते हैं। जब बायोडीजल का उपयोग ज्वलनशील ईंधन के रूप में किया जाता है तो इंजन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इंजन रूपांतरण की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह नवीकरणीय है। यह भी इसकी विशेषता है कि अधिकांश जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे और एक दिन धुएं बदल जाएंगे, चूँकि खाद मक्का, स्विच ग्रास, सोयाबीन फसलों और पौधों से निकलने वाले कचरे जैसे अधिकांश स्रोत नवीकरणीय हैं और निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। इसलिए बायोफ्यूल का उपयोग प्रकृति में कुशल है। इसके अलावा इन फसलों को बार बार लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय है। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बायोफ्यूल स्थानीय रूप से उत्पादित किए जा सकते हैं, जो देश की विदेशी ऊर्जा पर निर्भरता को कम करता है। विदेशी ईंधन स्रोतों पर निर्भरता कम करके देश अपनी ऊर्जा संसाधनों की अखंडता की रक्षा कर सकते हैं और बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रोत्साहन, क्योंकि बायोफ्यूल स्थानीय रूप से उत्पादित होते हैं। बायोफ्यूल विनिर्माण संयंत्र सैकड़ों या हजारों श्रमिकों को रोजगार दे सकते हैं, जिससे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होते हैं। बायोफ्यूल उत्पादन कृषि उद्योग को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उपयुक्त बायोफ्यूल फसल की मांग को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमने महत्व देखा, अब लाभ भी देख लेते हैं। देखिए बायोफ्यूल क्या है, नवीकरणीय, हम तो ऊपर ही पढ़ा हम लोगों ने। बायोफ्यूल कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं जिन्हें फिर से भरा जा सकता है, जिससे वे एक अस्थायी ऊर्जा स्रोत बन जाते हैं। उसके बाद है कार्बन न्यूट्रल, वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, जिससे पौधे अपने विकास के दौरान अवशोषित करते हैं, जिससे संतुलित कार्बन चक्र बनाए रखने और शुद्ध उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करता है। बायोफ्यूल आमतौर पर जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम हानिकारक उत्सर्जन पैदा करता है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान करते हैं। इसका है ऊर्जा सुरक्षा, स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अपशिष्ट उपयोग भी इससे होता है। तो कृषि, औद्योगिक और घरेलू कचरों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे कचरे के प्रबंधन करने और लैंडफिल उपयोग को कम करने में सहायता मिलती है। रोजगार सृजन भी एक है इसकी विशेषता या इसके लाभ। तो बायोफ्यूल उद्योग कृषि उत्पादन और अनुसंधान में रोजगार के अवसर पैदा करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, उसका बहुआयामी अनुप्रयोग, इसके कई उपयोग हो सकते हैं। बायोफ्यूल का उपयोग विभिन्न रूपों में किया
जा सकता है, जिसमें तरल ईंधन इथेनॉल और बायोडीजल, गैस और बायोगैस, और यहाँ तक कि ठोस ईंधन बायोमास शामिल है। ठीक है, इससे आर्थिक विकास होता है, कृषि विकास को बढ़ावा देने और फसलों और अपशिष्ट उत्पादों के लिए एक नए बाजार प्रदान करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें कि बायोमास ऊर्जा से संबंधित चिंताएं। ठीक है, तो देखिए बायोमास ऊर्जा से संबंधित जो चिंताएं हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि भूमि उपयोग, ठीक है, बड़े पैमाने पर बायोमास उत्पादन खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिससे भूमि और संसाधन की कमी हो सकती है। एक तो ये है, वायु प्रदूषण का भी खतरा है, बायोमास जलाने से पार्टिकुलेटेड मैटर और अन्य प्रदूषक निकल सकते हैं, एक ये समस्या है। वनों की कटाई, लकड़ी की अस्थिर कटाई वनों की कटाई में योगदान कर सकती है। इसके बाद है ऊर्जा दक्षता, बायोमास रूपांतरण अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम कुशल हो सकती है। इसके बाद है कार्बन उत्सर्जन, सैद्धांतिक रूप से कार्बन तटस्थ होने के बावजूद बायोमास के परिवहन और प्रसंस्करण से उत्सर्जन हो सकता है। लागत की बात करें तो बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च बुनियादी ढांचा और प्रसंस्करण लागत जो है रखता है। ठीक है, फिर जैव विविधता पर प्रभाव, बायोमास के लिए बड़े बागान पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोमास और भी देखें कि बायोमास ऊर्जा का भविष्य दक्षता में सुधार और लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में निहित है, जैसे कि उन्नत बायोमास सिस्टम और दूसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल विकसित करना, नीति समर्थन को मजबूत करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और बायोमास की टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देना आवश्यक है। बुनियादी ढांचे का विस्तार और बायोमास को अन्य नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकृत करना ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में इसकी जो भूमिका है उसको गति दे सकता है। बायोमास ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के लिए एक टिकाऊ नवीकरणीय विकल्प प्रदान करती है, जिससे अपशिष्ट और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलती है। यह रोजगार पैदा करता है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देकर आर्थिक लाभ प्रदान करता है। ठीक है, तकनीकी प्रगति के साथ बायोमास स्वच्छ ऊर्जा, अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बायोगैस के बारे में, बायोमास ऊर्जा के बारे में पढ़ा ये। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें बायोफ्यूल के बाद बायोमास के बारे में। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जो पौधे के अवशेषों, कृषि अपशिष्टों और पशु खाद जैसी वैकल्पिक पदार्थों से प्राप्त होता है। यह जैविक पदार्थों को बिजली, ऊष्मा या जैव ईंधन में परिवर्तित करता है। जीवाश्म ईंधन के एक अस्थायी विकल्प के रूप में बायोमास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक होने के साथ साथ ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा का महत्व देखें तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जैविक अपशिष्ट का उपयोग करके अस्थायित्व सुनिश्चित करता है। दूसरा है कि कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में पहले से मौजूद कार्बन का पुनर्चक्रण करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, ऊर्जा विविधीकरण, ठीक है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद आर्थिक विकास में मदद करता है। ग्रामीण विकास और ऊर्जा उत्पादन में रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। बहुआयामी उपयोग है इसके, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बिजली, ऊष्मा और जैव ईंधन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है, तो जो आपने ऊपर ही पढ़ा था जैव ईंधन के, तो उसी प्रकार से है, नवीकरणीय है यह। ठीक है, जैविक प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति करने वाली सामग्रियों से प्राप्त होती है। कार्बन न्यूट्रल है, केवल उतना ही कार्बन उत्सर्जित करता है जितना यह अपने जीवन चक्र के दौरान अवशोषित करता है। ठीक है, अपशिष्ट न्यूनीकरण यानी कृषि, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट का उपयोग करता है। ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। बहुआयामी अनुप्रयोग है इसके, बिजली, ऊष्मा और जैव ईंधन का उत्पादन करता है। आर्थिक लाभ, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा प्रदान करता है। विकेंद्रीकृत उत्पादन की बात की जाती है इससे, इसके यह भी लाभ हैं। तो ऊर्जा उत्पादन
को उपभोग बिंदुओं को निकट लाने में सहायता करता है, जिससे संचरण हानि कम होती है। ठीक है। अब बायोमास ऊर्जा से संबंधित चिंताएं भी है। ठीक, जो आपने ऊपर पढ़ा, भूमि उपयोग बड़े पैमाने पर बायोमास उत्पादन खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिससे भूमि और संसाधनों की कमी हो सकती है, वनों की कटाई। ठीक है। ऊर्जा दक्षता। ठीक है। बायोमास रूपांतरण अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम कुशल हो सकता है। फिर उसके बाद कार्बन उत्सर्जन को देखा कि सैद्धांतिक रूप से तो कार्बन तटस्थ होते हुए भी बायोमास का परिवहन और प्रसंस्करण में जो है कार्बन उत्सर्जन में योगदान दे सकता है। लागत की बात करें, ठीक है, तो लागत बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण लागत होता है। जैव विविधता का प्रभाव देखें तो बायोमास के लिए बड़े वृक्षारोपण पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद है कि अब वही चीज़ें जो बायोफ्यूल के बारे में दिया गया था, ठीक वही बायोमास ऊर्जा के बारे में भी दिया है कि बायोमास ऊर्जा के लिए आगे बढ़ने की राह दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है, जैसे उन्नत बायोगैस प्रणालियाँ और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन विकसित करना। ठीक है। नीतिगत समर्थन को मजबूत करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और बायोमास के अस्थायी स्रोतों को बढ़ावा देना आवश्यक है। बुनियादी ढांचे का विस्तार और बायोमास को अन्य नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकृत करने से ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका में तेजी आ सकती है। ठीक है। बायोमास ऊर्जा जीवाश्म ईंधन का एक अस्थायी नवीकरणीय विकल्प प्रदान करती है, जिससे अपशिष्ट और कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलती है, रोजगार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देकर आर्थिक लाभ प्रदान करती है। तकनीकी प्रगति के साथ बायोमास ऊर्जा एक स्वच्छ और अधिक अस्थायी ऊर्जा भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है। तो ठीक, चूँकि बात भी वही है, तो इसीलिए यहाँ पर बायोमास के बारे में और बायोफ्यूल के बारे में एक ही तरह की बातें आप जो है आपने देखा होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ठीक उसी तरह की बात है। बायोमास बायोगैस एक तरह की जो प्रणालियाँ जो है वो लगभग एक ही है, टेक्नोलॉजी एक ही तरह की चीज़ें हैं उसमें। तो क्या क्या है और इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है कि बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण है। ठीक है। यह ऑक्सीजन रहित वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। बायोगैस की सटीक संरचना फीड स्टॉक के प्रकार और उपयोग की जाने वाली उत्पादन विधि पर निर्भर करती है। बायोगैस बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हो सकता है, जैसे कि कृषि अपशिष्ट, गोबर जैसे पशुधन अपशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का अलग किया गया कार्बनिक अंश। ठीक है। तो ये सभी इसके स्रोत है जिससे बायोगैस प्राप्त होती है। इसके फायदे क्या है? तो पर्यावरण का अनुकूल है यह एक नवीकरणीय और पर्यावरण का अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस निकालने की तुलना में बायोगैस का उत्पादन करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके अलावा मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस वार्मिंग क्षमता होती है, इसलिए मीथेन को कैप्चर करके और दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने से मीथेन को वायुमंडल में छोड़ने की तुलना में समग्र ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाती है। ठीक है। ऊर्जा विविधीकरण बायोगैस उत्पादन तेल और कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है। नवीकरणीय है यह। ठीक है। बायोगैस उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चा माल नवीकरणीय होती है, क्योंकि पेड़ और फसलें बढ़ती रहेंगी। खाद्य स्क्रैप और फसल अवशेष हमेशा उपलब्ध कच्चे माल होते हैं, जो इसे एक अत्यधिक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं। ठीक है। मिट्टी और जल प्रदूषण इससे कम होता है। अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन करने से लैंडफिल में कचरे को डंप करना कम हो जाता है। अति प्रवाह वाले लैंडफिल न केवल दुर्गंध छोड़ते हैं, जबकि वो क्या है, जहरीले तरल पदार्थों को भूमिगत जल स्रोतों में प्रवेश करने की अनुमति भी दे देते हैं। नतीजतन क्या होता है, बायोगैस का एक और फायदा यह है कि यह जल गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। इसके अलावा अवायवीय पाचन रोग जन को और परजीवियों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे यह जल जनित रोगों के प्रसार को कम करने में प्रभावी हो जाता है। ठीक है। इसी तरह बायोगैस संयंत्र वाले क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रह और प्रबंधन में नाटकीय रूप से सुधार होता है। इससे पर्यावरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार होता है।
इसके बाद है कि जैविक उर्वरक के रूप में काम करता है। तो बायोगैस उत्पादन प्रक्रिया का जो उपोत्पाद समृद्ध जैविक डाइजेस्टेट है, ठीक है, जो रासायनिक उर्वरकों के लिए एक उत्कृष्ट पूरक या प्रतिस्थापन है, ठीक है। डाइजेस्टर क्या से निकलने वाला उर्वरक पौधों की वृद्धि और रोगों के प्रतिरोध को तेज कर सकता है, जबकि वाणिज्यिक उर्वरकों में ऐसे रसायन होते हैं जो जहरीले होते हैं और खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इसके और फायदे हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं यह, ठीक है। यह एक सरल और कम लागत वाली तकनीक है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक अपेक्षाकृत सस्ती है, इसे स्थापित करना आसान है और छोटे पैमाने पर उपयोग किए जाने पर इसमें क्या है, कम निवेश की आवश्यकता होती है। छोटे बायो डाइजेस्टर का उपयोग घर पर किया जा सकता है, रसोई के कचरे और पशुधन खाद का उपयोग करके, ठीक है। बायोगैस को प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता तक संपीड़ित भी किया जा सकता है और बड़े संयंत्र में ऑटोमोबाइल को बिजली देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संयंत्र में कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और हरित रोजगार सृजित होते हैं, ठीक है। खाना पकाने के ईंधन के लिए स्वस्थ विकल्प के रूप में इसे देखते हैं। बायोगैस जनरेटर महिलाओं और बच्चों को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के श्रमसाध्य कार्य से मुक्ति दिलाते हैं। चूँकि अब तो लकड़ी जलाई भी नहीं जाती है, आजकल तो एलपीजी है, तो खैर ये इसकी तो संगतता बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों के से तुलना अगर आप करें तो यहाँ ठीक पाएंगे। नतीजतन अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए अधिक समय उपलब्ध होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुली आग पर खाना बनाने के बजाय बायोगैस पर खाना बनाने में परिवार धुएं से सुरक्षित रहता है। यह घातक श्वसन रोगों की रोकथाम में मदद करता है, ठीक है। और एसडीजी प्राप्ति जो सतत विकास का जो लक्ष्य है, हाँ, प्राप्ति हेतु सहायक है ये, ठीक है। तो लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के बायोगैस अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बायोगैस संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि बायोगैस के उत्पादन और उपयोग से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें है टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें कमी। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बायोगैस उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली जो प्रणालियां हैं अक्षम है, ऐसा मानना है। ऐसी नई तकनीकों की कमी है जो प्रक्रिया को सरल बना सके, इसे सुलभ बना सके और ऐसा करने की जो लागत है उसको कम कर सके। इसका मतलब है कि बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी भी असंभव है। हालांकि वर्तमान बायोगैस संयंत्र कुछ ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कई सरकार इस पर जो है निवेश करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन यही बात है। तो जो प्रौद्योगिकी कमी है, प्रगति में कमी, यह एक चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं बायोगैस के उत्पादन में। इसके बाद अशुद्धियाँ, शोधन और संपीड़न के बाद बायोगैस में अशुद्धियाँ रह जाती हैं। ऑटोमोबाइल में बायोगैस के उपयोग से इंजन के धातु के हिस्से संचारित हो सकते हैं। संचारण से रखरखाव लागत अधिक होगी। गैसीय मिश्रण रसोई के स्टोव, वाटर बॉयलर और लैंप के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद हम चुनौती के रूप में देखें तापमान की सीमा। बायोगैस उत्पादन अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सोलर, पवन की तरह मौसम से प्रभावित होता है। बैक्टीरिया के लिए अपशिष्ट को पचाने के लिए आदर्श तापमान जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठंडी जलवायु में डाइजेस्टर को लगातार बायोगैस आपूर्ति करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, इसका उपयोग गर्म क्षेत्रों तक सीमित है, ठीक है। उसके बाद है महानगरीय क्षेत्रों के लिए यह क्या है, उपयुक्तता। यह एक और नुकसान यह है कि औद्योगिक बायोगैस संयंत्र केवल तभी प्रयोग में आते हैं जब कच्चे माल यानी कि खाद्य अपशिष्ट खाद प्रचुर मात्रा में हो। नतीजतन बायोगैस उत्पादन ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है। बायोगैस उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री से दुर्गंध आती है, इसलिए यह आवश्यक है कि संयंत्र आबादी वाले क्षेत्रों से पर्याप्त दूर हो। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। हालांकि चुनौतियां दूर की जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगली चुनौतियां हैं बड़ी मात्रा में भूमि की उपलब्धता,
ठीक है। मेगावाट बिजली संयंत्र को बिजली देने के लिए न्यूनतम उपयोग योग्य क्षेत्र के रूप में कम से कम 300 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, जो शहरी क्षेत्रों में एक चुनौती पेश करती है, ठीक है। इसके बाद देखें तो परिवहन चुनौती के रूप में यह भी है। यदि संयंत्र दूर स्थित हो तो कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के परिवहन के लिए उपयुक्त परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी। इससे लागत और उत्सर्जन, ठीक है, में वृद्धि होगी, ठीक है। बायोगैस जीवाश्म ईंधन के लिए एक टिकाऊ विकल्प साबित हो सकता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श स्रोत है। यह मीथेन के रूपांतरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में भी योगदान कर सकता है। नई तकनीकों में निवेश करने की आवश्यकता है, जो शहरी क्षेत्रों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ाने में मदद कर सके। यह लंबी अवधि में जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। तो हम लोगों ने बायोगैस के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब जो आजकल काफ़ी चर्चा में होती है सरकारी एजेंडों में और सरकारी लक्ष्यों में, वो है मेथेनॉल, ठीक है। तो मेथेनॉल है क्या? मेथेनॉल एक कम कार्बन वाला हाइड्रोजन वाहक ईंधन है, ठीक है, जो उच्च राख वाले कोयले, कृषि अवशेषों, ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और प्राकृतिक गैस से बनता है। अब देखिए ये कैसे बनता है, तो उच्च राख वाले कोयलों, कृषि अवशेषों, ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और प्राकृतिक गैस। इसका उद्देश्य क्या है? गैसोलीन में 15% मिश्रण प्राप्त करना था। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई। भारत की मेथनॉल अर्थव्यवस्था नीति आयोग द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। तो पहले मेथनॉल के प्रकार को हम लोग देखें, ठीक है। तो मेथनॉल के प्रकार में पहले देखते हैं भूरा मेथनॉल, फिर ग्रे मेथनॉल, नीला मेथनॉल और ग्रीन मेथनॉल, ठीक है। तो भूरा मेथनॉल क्या है? कोयले संबंधित है। ग्रे मेथनॉल जो है प्राकृतिक गैस है, ठीक है। नीला मेथनॉल कैप्चर की गई CO2 के साथ हाइड्रोजन है। और ग्रीन मेथनॉल जो है हरित हाइड्रोजन से जैव मेथनॉल, ठीक है, ये है। मेथनॉल का अनुप्रयोग देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प के रूप में, एंटी फ्रीज, विंडशील्ड जल द्रव के रूप में। इसका रासायनिक फीड स्टॉक यानी फार्मास्यूटिकल सहित विभिन्न रसायन तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और ईंधन के रूप में यानी कि दहन बढ़ाने और उत्सर्जन कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मेथनॉल का अनुप्रयोग भी देखा। मेथनॉल से लाभ क्या है? तो पर्यावरणीय लाभ है, कम उत्पादन लागत इसमें होती है, कम ज्वलनशीलता जोखिम है इसमें, उत्सर्जन नियंत्रण, ठीक है, NO2 उत्सर्जन में कमी होती है इससे, उच्च ऑक्टेन और हॉर्स पावर, ठीक है, शिपिंग विमानन ईंधन में बहुमुखी उपयोग, ठीक है, परिवहन में आसान। ये सभी मेथनॉल के क्या है? लाभ हैं। चुनौतियों को देखें तो सीमित प्राकृतिक गैस संसाधन, आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव, जागरूकता और स्वीकृति का अभाव, उन्नत तकनीक अपनाने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता, ठीक है। तो मेथनॉल के लिए यह चुनौतियां हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसे विस्तार पूर्वक एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये अध्याय जो है इस नोट्स का कौन सा है, ये हाँ, ये ऊर्जा और उसके जो स्रोत है और उसके प्रकार है, इसे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।